हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एम ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 का सदिश बीजगणित। सदिश बीजगणित तो अंग्रेजी में कहते हैं वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा के बारे में हम पढ़ेंगे। वेक्टर अलजेब्रा के बारे में जो बात होगी वो ये है कि सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वेक्टर होता क्या है और वेक्टर को प्रदर्शित कैसे किया जाता है। वेक्टर को प्रदर्शित करने के लिए हमें क्या करना है कि वेक्टर को प्रदर्शित करने के लिए और वेक्टर को जानने के लिए सबसे पहले आपने कक्षा 11 में भौतिक विज्ञान में पढ़ा हुआ है और भौतिक विज्ञान में जो चैप्टर पढ़ा हुआ है आपने सदिशीय बीजगणित। तो हम सदिशीय बीजगणित के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। उसके पहले हम दो राशियाँ होती हैं, उन दोनों राशियों के बारे में पता कर लेंगे कि वो दोनों भौतिक राशियाँ कौन कौन सी होती हैं। एक भौतिक राशि होती है सदिश और एक भौतिक राशि होती है अदिश। सदिश और अदिश में क्या अंतर है इसके बारे में आइए हम जानते हैं, उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे। तो हमारे पास एक राशि होती है सदिश। ये सदिश राशियां हैं। सदिश कौन सी राशियां होती हैं? सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए जो सदिश राशियां होती हैं उनमें परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होने का मतलब, जैसे अगर किसी ने कह दिया कि परिमाण है और दिशा है, अगर सदिश का मतलब होता है, स का मतलब होता है सहित, दिश का मतलब होता है दिशा, मतलब परिमाण और दिशा जिन भौतिक राशियों में एक साथ होती हैं, जिन भौतिक राशियों में परिमाण और दिशा दोनों एक साथ होती है, हम उसे कहते हैं सदिश राशियां। अब ये परिमाण और दिशा का मतलब क्या है? हमने आपसे ये कह दिया कि विस्थापन किसे कहते हैं? विस्थापन की परिभाषा होती है एकांक। विस्थापन की परिभाषा होती है वस्तु की अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी। वस्तु की अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक बिंदु ए से बिंदु बी तक जा रहा है, बिंदु ए से कहाँ तक जा रहा है? बिंदु बी तक। अगर ये व्यक्ति बिंदु बी से ए से बिंदु बी तक गया, ये जो दूरी है वो 10 किलोमीटर है। अब अगर कोई व्यक्ति या ए से बी तक गया जो 10 किलोमीटर है, फिर बी से सी तक आया जो 4 किलोमीटर है। अब अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि ये अपनी प्रारंभिक बिंदु से कितना विस्थापित हुआ, तो आपका आंसर जो होगा वो होगा कि ये अपने प्रारंभिक बिंदु से ए से बी पे गया और बी से जब सी पर आया तो ये यहाँ इस बिंदु पे खड़ा है, तो ये अपने मूल बिंदु से या अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है? तो ये अपने प्रारंभिक बिंदु से 6 किलोमीटर की दूरी पे, 6 किलोमीटर की दूरी पे। तो हमें ये पता चल रहा है कि ये ए से सी तक, पहले ए से बी तक गया, बी से, तो इसमें दिशा के साथ साथ विस्थापन भी है, परिमाण भी है। तो इसे हम कहेंगे, जो वस्तु विस्थापित हुआ इसे हम कहेंगे सदिश राशियां। वैसे ही वेग होता है, वेग और चाल। जो चाल होती है वो अदिश राशि होती है और जो वेग होता है वो कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। क्योंकि वेग होता है जो होता है विस्थापन बटे समय अंतराल। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय अंतराल और दूरी बराबर होता है चाल बटे समय अंतराल। तो विस्थापन, वेग, ये सारी जो राशियां होती हैं इन्हें हम सदिश राशियां कहते हैं। कहने का सीधा मतलब ये है कि यदि किसी राशि में उनके परिमाण के साथ साथ दिशा को भी बताया जा रहा हो, परिमाण के साथ साथ दिशा को भी बताया जा रहा हो, तो उसे हम कहते हैं सदिश राशियां। आइए दूसरी राशि की बात कर लेते हैं। दूसरी राशि जो होती है वो होती अदिश राशि, जो होती अदिश राशियां। अब अदिश राशियों में क्या है? अदिश राशियां का मतलब, अदिश का मतलब अ मतलब नहीं होता है, दिश का मतलब दिशा, अ का मतलब नहीं होता है और दिश का मतलब दिशा, यानी अदिश राशियां। तो जिनमें केवल परिमाण होता है, जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, दिशा नहीं होता। अदिश राशियां किसे कहते हैं? अदिश राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता। अब जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, अगर मैंने आपसे कह दिया दूरी,
मैंने आपसे कह दिया दूरी, अगर ये दूरी कह दिया तो फिर दूरी क्या है, दूरी हम कहाँ जाएंगे, किस तरफ जा रहे हैं, ये कुछ पता नहीं चला। तो अगर मैंने सिर्फ कह दिया दूरी तो ये नहीं पता चलेगा कि दूरी हम किस दिशा में जा रहे हैं और कितना जा रहे हैं। इसी तरह आपसे किसी ने कह दिया चाल, किसी ने कह दिया चाल, चाल अब अगर हम कहीं चल रहे हैं तो हम कौन सी दिशा में, हमें तो ये पता है कि हम 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर या 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएंगे। जैसे दूरी जो होता है वो इसका मात्रक मीटर होगा, तो हमें पता है कि हम 4 किलोमीटर जा रहे हैं, लेकिन कौन सी दिशा में जा रहे हैं ये बात हमें नहीं पता चल पा रही। जबकि चाल जो होती है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ये तो पता है कि चाल के मात्रक होगा 2 मीटर प्रति घंटा, 2 मीटर प्रति घंटा या 2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, लेकिन ये किस दिशा में जा रही है ये नहीं आएगा। तो हमें चाल ये विस्थापन हो गया। सदिश राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, जिनमें परिमाण के साथ साथ क्या होती है, दिशा भी होती है। और अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। जैसे अगर आपसे किसी ने कह दिया कि 5 किलोमीटर पूर्व की ओर, ये 5 किलोमीटर पूर्व की ओर, मतलब ये है कि ये सदिश राशि, क्योंकि हमें ये तो हमारा परिमाण है जो हम स्थापित हो रहे हैं, और किधर के जा रहे हैं, पूर्व की ओर जा रहे हैं। और अगर किसी ने कह दिया सिर्फ 5 किलोमीटर, किसी ने कह दिया सिर्फ 5 किलोमीटर, तो हम 5 किलोमीटर किधर की तरफ जाएंगे ये हमें नहीं पता चल पाएगा। इसलिए जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, यहाँ परिमाण है और परिमाण के साथ साथ क्या है, दिशा भी है, इसीलिए हम इसे सदिश राशियां कहते हैं। और यहाँ परिमाण सिर्फ है, दिशा की कोई बात नहीं की जा रही है, इसीलिए ये जो राशि है इसे हम अदिश राशि कहते हैं। तो सदिश राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं, सदिश राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। और अदिश राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती या दिशा होती ही नहीं है। आइए अब हम बात करते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं राशियां जो हमें पढ़नी है। हमें सदिशों के प्रकार पढ़ने हैं, हमें जो पढ़ने हैं वो सदिशों के प्रकार पढ़ने हैं। तो सदिशों के प्रकार, सदिशों के प्रकार। अब ये सदिश कितने प्रकार के होते हैं, सदिशों के प्रकार, ये सदिश कितने प्रकार के होते हैं। तो सदिशों में जो है वो पहला प्रकार हमारा क्या है, सदिशों के प्रकार, ये हेडिंग हमारी सदिशों के प्रकार। सदिशों में जो पहला होता है वो शून्य सदिश होता है, शून्य सदिश हमारा। तो ये शून्य सदिश में हम क्या करते हैं, शून्य सदिश, जीरो वेक्टर, इसे कहते हैं जीरो या नील वेक्टर, अंग्रेजी में से कहते हैं जीरो या नील वेक्टर। अब ये शून्य सदिश क्या होता है, जिनके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु समपाती होते हैं, जिनके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु समपाती होते हैं। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु समपाती होने का मतलब है, अगर हमारे पास कोई वेक्टर है, इस तरह का एक वेक्टर ए है, ये अगर वेक्टर ए है, ये वेक्टर को ऐसे लिखते हैं, ये जो चिन्ह होता है वो आपको दिशा बता रहा है। अगर हमारे पास कोई वेक्टर ए है तो इस वेक्टर ए के लिए ये कह सकते हैं कि यहाँ शून्य कि ये कोई दिशा नहीं पड़ा। अगर वेक्टर ये ऐसे लिख दिया जाए, हम ये लिख लेते हैं कि वेक्टर ए पे और ये बी पे, मतलब जो सभी समपाती हो, समपाती का अर्थ हो कि जो मान हो हमारा शून्य, सिर्फ एक वेक्टर हो, और ये अगर एक वेक्टर ये है और इसी के ऊपर एक और मोटा सा हम वेक्टर बना दे रहे हैं, ये वेक्टर, ये दोनों एक दूसरे पे, ये दोनों एक दूसरे पे समपाती हैं, एक दूसरे पे ही है, पहले के नीचे दूसरा है, पहले के नीचे दूसरा है, इसलिए इसे हम शून्य सदिश कहते हैं। मतलब अगर हमारे पास दो मार्कर हैं, हमारे पास दो मार्कर हैं, अब अगर ये वेक्टर ए प्रदर्शित कर रहा है, ये वेक्टर ए प्रदर्शित कर रहा है, और अगर इसी के ऊपर एक और मार्कर रख दिया जाए तो ये भी वेक्टर ए करेगा, ये समपाती है, ये कैसा है, समपाती है, तो इसे कहते हैं शून्य सदिश। हमारे पास दूसरा सदिश आता है, शून्य सदिश हो गया, शून्य सदिश के बाद आता है मात्रक सदिश, शून्य सदिश हो गया। अब इस शून्य सदिश के बाद आता है मात्रक सदिश या यूनिट वेक्टर, इसे कहते हैं मात्रक सदिश या यूनिट वेक्टर,
ये होता है मात्रक सदिश या यूनिट वेक्टर। अब ये मात्रक सदिश या यूनिट वेक्टर क्या है? मात्रक सदिश जो होता है वो किसी भी मापांक का एक मात्रक विस्थापन, किसी भी मापांक का, यहां लिख देते हैं किसी भी मापांक का विस्थापन, किसी भी मापांक का विस्थापन, किसी भी मापांक का विस्थापन अगर एक यूनिट हो, एक इकाई हो, कितनी हो? एक इकाई हो, किसी भी मापांक का विस्थापन यदि एक इकाई होता है तो इसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। इसे हम एक कैप से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम एक कैप से प्रदर्शित करते हैं। अब एक कैप निकाला कैसे जाएगा, अब इसके आगे चर्चा करते हैं। तो मात्रक सदिश यूनिट वेक्टर जो होता है किसी भी मापांक के विस्थापन की एक इकाई, किसी भी मापांक के विस्थापन की जो एक इकाई होती है इसे मात्रक वेक्टर कहते हैं, या मात्रक यूनिट कहते हैं, या मात्रक सदिश कहते हैं। अब मात्रक सदिश के बाद हमारा जो दूसरा आता है वो आता है सह आदिम सदिश। यह आता है सह आदिम सदिश, यह आता है सह आदिम सदिश। ये सह आदिम सदिश क्या होता है? सह आदिम सदिश क्या होता है? सह आदिम सदिश का मतलब ये होता है, सह आदिम सदिश, सह आदिम सदिश किसे कहते हैं? सह आदिम सदिश का मतलब मान लेते हैं हमारे पास यहाँ एक लाइन है, ये मूल बिंदु मान लेते हैं। यहां से अगर हम कई प्रकार के वेक्टर निकलते हैं, यहां से कई मतलब एक ही बिंदु से जब कई प्रकार के वेक्टर निकलेंगे, एक ही बिंदु से जब कई प्रकार के वेक्टर निकलते हैं, यहां हम देख रहे हैं कि हमारा बिंदु O है, O से 3 वेक्टर निकले। O से कितने वेक्टर निकले? 3 वेक्टर। पहले का नाम है वेक्टर OA, दूसरा है वेक्टर OB और तीसरा है वेक्टर OC। यहां से एक ही बिंदु से 3 वेक्टर, या एक ही बिंदु से जब 2 या 2 से अधिक वेक्टर निकलते हैं, एक ही बिंदु से जब 2 या 2 से अधिक वेक्टर निकलते हैं, इसे कहते हैं सह आदिम सदिश, इसे कहते हैं सह आदिम सदिश। इसके बाद हमारा जो अगला वेक्टर आता है वो वेक्टर है संरेख सदिश। वो वेक्टर होता है जो उसे कहते हैं संरेख सदिश। संरेख सदिश का मतलब क्या है? संरेख सदिश, संरेख सदिश, ये संरेख सदिश का मतलब क्या? संरेख सदिश का मतलब मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर A है, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। तो ये जो वेक्टर है ये एक वेक्टर है। अब यहाँ पे इनके बीच का जो कोण है ये दोनों एक दूसरे के समांतर है, और यहाँ जो थीटा बराबर है वो 0 अंश है। थीटा बराबर कितना अंश है? 0 अंश, क्योंकि वेक्टर A और वेक्टर B के बीच जो कोण बन रहा है वो थीटा है, और ये दोनों समान दिशा में जा रहे हैं, समान वेक्टर है। लेकिन ये जो वेक्टर है यहां से जो इस वेक्टर यानी वेक्टर B और वेक्टर C के बीच जो कोण बन रहा है वो जो है थीटा बराबर 180 अंश, क्योंकि इसका और इनकी जो इन दोनों वेक्टरों की दिशाएं हैं, इन दोनों वेक्टरों की जो क्या है दिशाएं हैं वो समान है, परंतु इसकी और इसकी दिशाएं समान नहीं है, इनकी और इनकी दिशाएं समान नहीं है। इसलिए थीटा बराबर 180, इनके बीच जो थीटा बराबर है वो 180 अंश है, और इनके बीच जो थीटा बराबर है वो 0 अंश है। तो इस प्रकार के वेक्टर को समांतर सदिश या संरेख सदिश कहते हैं, समांतर सदिश या संरेख सदिश कहते हैं। अब समांतर सदिश और संरेख सदिश के बाद आता है हमारा समान सदिश। अब हमारे पास आता है समान सदिश या इक्वल वेक्टर, समान सदिश या इक्वल वेक्टर। हम एक वेक्टर कोई हमारा ये है वेक्टर A, और एक वेक्टर कोई हमारा है ये है वेक्टर B। अब इन दोनों वेक्टरों की जो परिमाण है, इन दोनों वेक्टरों के जो परिमाण है वो बराबर है,
और दिशाएं भी बराबर है। इन दोनों वेक्टरों के जो परिमाण है वो भी बराबर है और जो दिशाएं हैं वो भी बराबर है, इसीलिए लिख देंगे वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी, वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी, क्योंकि ये समान सदिश वेक्टर है। अब इसके बाद यदि ये समान सदिश वेक्टर है, अब अगर यही लिख दिया जाए, यहाँ लिख दिया जाए वेक्टर ए और इसके विपरीत लिख दिया जाए वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, इनमें परिमाण जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, दूरियां तो दोनों में बराबर हैं, दूरियां तो दोनों में कैसी हैं, बराबर हैं, लेकिन ये जो है इनके बीच जो कोण बन रहा है वो थीटा बराबर 0 अंश बन रहा है, इनके बीच जो कोण बन रहा है वो थीटा बराबर 180 अंश बन रहा है या पाई रेडियन बन रहा है, क्योंकि ये दोनों समान दिशाओं में हैं और ये एक दूसरे के समांतर है, ये दोनों समान दिशाओं में हैं और एक दूसरे के समांतर हैं, जबकि ये दोनों परिमाण में जो समान है लेकिन इनका जो दिशा है वो अलग अलग, इनके जो दिशाएं हैं वो कैसी हैं, अलग अलग हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी। हम इसे ऋणात्मक वेक्टर कहते हैं, इसे ऋणात्मक वेक्टर कहा जाता है। अगर ये ऋणात्मक वेक्टर है तो इसे हम कहेंगे ऋणात्मक सदिश या ऋणात्मक वेक्टर। तो ये ऋणात्मक वेक्टर हम इसे लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ बी। अब ये समान वेक्टर बन गए, मॉडुलस लगने के बाद ये दोनों कैसे बन गए, समान वेक्टर बन गए। अब इन्हें समान रूप से लिखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं स्थिति सदिश की, बात होती है अब स्थिति सदिश की। अब बात कर लेते हैं स्थिति सदिश की। स्थिति सदिश, चलिए ये स्थिति सदिश क्या है? स्थिति सदिश का अर्थ ये है कि किसी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं पोजीशन वेक्टर, अंग्रेजी में इसका नाम होता है पोजीशन वेक्टर। अब ये हमारे पास मान लेते हैं ये एक एक्स अक्ष, ये एक्स डैश होता है, ये वाई होता है और इसे हम कहते हैं वाई डैश। अब अगर हमारे पास स्थिति सदिश है या स्थिति वेक्टर है तो ये 2D का फिगर है, हम 3D पे पढ़ेंगे एक्स वाई और जेड पे। तो पहले दो स्थिति पे मतलब एक्स वाई 2D पे कर लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास यहाँ कोई बिंदु है, एक बिंदु है, इस बिंदु का निर्देशांक x, y है। इस बिंदु का निर्देशांक अगर x, y है तो फिर हम स्थिति सदिश जब भी लिखते हैं तो स्थिति सदिश जो होगी वो यहाँ से मान लेते हैं हमारे पास एक मूल बिंदु है, इस मूल बिंदु से ये बिंदु है और इस बिंदु पे जो है वो x, y एक बिंदु है। यहाँ इस बिंदु से ये इसका जो नाम होगा ये x है और ये जो बिंदु है ये y है, यहाँ से x और y हो गया। जब भी हम वेक्टर की बात करते हैं, स्थिति सदिश की बात करेंगे तो हमेशा x को i कैप से लिखते हैं, x को i कैप से लिखते हैं और y अक्ष को j कैप से लिखते हैं। x को हमेशा i कैप से लिखेंगे, y को हमेशा j कैप से लिखेंगे और z को हमेशा k कैप से लिखते हैं। x को हमेशा i कैप, y को हमेशा j कैप और z को हमेशा k कैप से लिखते हैं। अब यहाँ ये इसकी स्थिति सदिश है या स्थिति सदिश है। अब स्थिति सदिश में करते क्या है, यदि हमारे पास ये बिंदु O है और ये कोई A है, OA लिखा हुआ है, OA जो होता है हम इसे, यहाँ भी आगे हम पढ़ेंगे त्रिभुज के योग का नियम तो वहां बताया जाएगा। यहाँ अगर हम लिखते हैं वेक्टर OA, वेक्टर OA, अगर हम वेक्टर OA लिखते हैं तो वेक्टर OA बराबर क्या हो, वेक्टर OA लिखते हैं क्योंकि ये O है और ये A है तो ये दूरी यदि लिखते हैं, ये वेक्टर A का एक समीकरण है और वेक्टर A का जब समीकरण लिखेंगे तो हम लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये 2D के लिए होता है। अर्थात हमारे कहने का मतलब स्थिति सदिश का मतलब यहाँ एक कोई बिंदु है, उस बिंदु का नाम है x और y, उस बिंदु का नाम है x और y। अगर उस बिंदु का नाम x और y है, ये x अक्ष पे है, ये y अक्ष पे है, तो यदि हम OA का नाम लिखेंगे, OA का नाम लिखेंगे तो ये होता सामान्यतः r है। OA का नाम लिखेंगे तो ये वेक्टर r होता है। तो OA बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप।
अब इनकी स्थिति के लिए इनका जो मान होगा वो ऐसे स्थिति आ गई। अब यदि ये 2 ना होकर के 3 होते, अगर वो बिंदु हमारे पास एक्स वाई और जेड होता, एक्स वाई और जेड होता, तो यहाँ पे एक्स वाई और जेड, एक्स के लिए हमेशा क्या लिखेंगे आई कैप, जे के लिए हमेशा एक्स अक्ष के लिए आई कैप, वाई अक्ष के लिए जे कैप और जेड अक्ष के लिए के कैप लिखा जाता है। अब यदि हम किसी का मात्रक वेक्टर ज्ञात करें, अब हम किसी का मात्रक सदिश ज्ञात करते हैं, यदि हम किसी का मात्रक सदिश ज्ञात करते हैं तो मात्रक सदिश बराबर क्या होता है? जब भी हम किसी का मात्रक सदिश ज्ञात करते हैं तो मात्रक सदिश को, अगर हमारे पास एक कोई वेक्टर है जिसका नाम है वेक्टर ए, एक वेक्टर है और वेक्टर का नाम है वेक्टर ए, यदि हम इसका मात्रक सदिश ज्ञात करें, इस वेक्टर का नाम ओ ए लिखा है, इस वेक्टर का नाम ओ ए की जगह सिर्फ ओ ए लिख सकते हैं, ए लिख दिया। अब इसका अगर हम मात्रक सदिश ज्ञात करें, जैसे अभी पीछे पढ़ाया गया था, जिसका जो परिमाण होता है वो 1 होना चाहिए। परिमाण कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो अगर हम किसी का भी मात्रक वेक्टर ज्ञात करें तो मात्रक वेक्टर को लिखते हैं ए कैप से। मात्रक वेक्टर ए कैप होगा, ये मॉड में नहीं होता, ये ए कैप हो गया। अगर हम ए कैप लिख लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ए कैप बराबर वेक्टर ए बटे मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए इसे कहते हैं मात्रक सदिश, ये होता है मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश को ए कैप से लिखते हैं, मात्रक सदिश को ए कैप से लिखते हैं। ए कैप बराबर होता है वेक्टर ए बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए, ये परिणामी होता है। ये मॉड का मतलब हो गया इस वेक्टर ए का जो मान है, यानी ये जो ऐसे लिखा है, ये लिखा है ए का, इसका ए का परिणामी, ए का परिणामी मान। अब ए का जो परिणामी मान होता है वो कैसा होता है? ए का जो परिणामी मान होता है उसे जब हम निकालेंगे तो ए का परिणामी मान जो होगा वो आ जाएगा वेक्टर ए बराबर, ये होता है एक्स से गुणांक का वर्ग प्लस, ये दो मतलब 2D के लिए है, यहाँ लिखते हैं एक्स गुणांक प्लस वाई स्क्वायर, मतलब ये है कि आई के गुणांक का वर्ग प्लस जेड के गुणांक का वर्ग, ये स्क्वायर फॉर्म में होता है। तो अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं ये परिणामी वेक्टर का मान। अब ये ए का मान जब निकला तो ए बराबर होता है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर यहाँ जेड रहता तो फिर हम यहाँ लिख देते जेड स्क्वायर। तो पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश का मतलब यह है कि स्थिति सदिश है, हमें कोई वेक्टर दे रखा है, स्थिति दे रखी है, अगर बिंदु x और y है हमारे पास, बिंदु हमारे पास x और y है, जब बिंदु हमारे पास x और y है तो फिर x पे विस्थापन x है और y पे विस्थापन y है। यदि हम यहाँ a डैश या a वेक्टर a या OA वेक्टर का मान लिखते हैं तो xi प्लस yi j कैप प्राप्त हो जाता है। यहां से हम अगर मात्रक सदिश निकालते हैं, किसी का भी मात्रक सदिश निकालते हैं तो मात्रक सदिश ए कैप बराबर वेक्टर ए बटे ए मॉड ऑफ ए, ये जो होता है ये सदिश वेक्टर होता है, ये जो होता है ये सदिश वेक्टर होता है, जबकि ये जो होता है वो अदिश वेक्टर होता है। ये जो होता है ये सदिश वेक्टर होगा और ये जो होगा इसका अदिश वेक्टर होगा। आगे भी आने वाले प्रश्नावली में हम इसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे। तो ये वेक्टर ऐसे होता है। अब ये स्थिति वेक्टर है। अब स्थिति वेक्टर के बाद, पोजीशन वेक्टर के बाद हम दूसरा पढ़ने वाले हैं द्विकोसाइन। आइए देखते हैं द्विकोसाइन। अब इसके बारे में पढ़ना, द्विकोसाइन का मतलब कॉस की वैल्यू होती है। द्विकोसाइन का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए हमने क्या कर लिया,
एक ऐसा ले लिया, ये सिर्फ हम x और y पे बात कर रहे हैं। किस पे बात कर रहे हैं? सिर्फ x और y पे। अगर x और y पे बात कर रहे हैं तो मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ एक x है और एक बिंदु जो है वो y है। यहाँ से हमने इस पे लंब डाल दिया, लंब डाल दिया तो ये 90 अंश बनाएगा। ये जो होता है इसे हम क्या कहते हैं? ये जो होगा हमारा ये y होगा। यहाँ से यहाँ तक की जो कुल दूरी होगी ये y होगी, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी ये x होगी। ऊपर इसका नाम O है, इसका नाम A है। यदि हम इनके बीच की दूरी को r मान लेते हैं, ये बीच की दूरी को कितनी मान लेते हैं? r मान लेते हैं, क्योंकि ये वेक्टर r है। अगर ये वेक्टर r है तो हम द्विक कोसाइन लिखने जा रहे हैं। अब अगर ये द्विक कोसाइन लिखने जा रहे हैं तो फिर क्या होगा? द्विक कोसाइन लिखने जा रहे हैं, अब इनके बीच का जो कोण है वो x अक्ष की धन दिशा पे, x अक्ष की धन दिशा पे, x अक्ष की धन दिशा पे, धन दिशा में, x अक्ष की धन दिशा में यदि जो हमारा कोण बनता है वो अल्फा बनता है। x अक्ष की धन दिशा में जो हमारा कोण बनता है वो कितना बनता है? अल्फा बनता है। यदि x में हमारा कोण अल्फा बनता है तो हम जानते हैं कि जब हम x अक्ष पे लिखते हैं, x अक्ष के लिए, x अक्ष के लिए द्विक कोसाइन का मान L होता है। y अक्ष पे होगा, y अक्ष पे होगा तो m होगा, और z अक्ष पे जब होगा तो ये हमारा मान n होगा, और ये तीनों मान जो होंगे वो सब धनात्मक दिशा में होंगे। अब अगर x अक्ष पे अल्फा कोण बन रहा है, x अक्ष पे कौन सा कोण बन रहा है? अल्फा कोण बन रहा है। तो x अक्ष पे अल्फा कोण बन रहा है तो यहाँ हम इसका नाम b लिख देते हैं। x अक्ष पे यदि अल्फा कोण बन रहा है तो हम लिख सकते हैं कि cos अल्फा बराबर, ये द्विक कोसाइन है, कोसाइन का मतलब cos, कोसाइन का मतलब हो गया cos, तो cos अल्फा बराबर l, क्योंकि x अक्ष पे है, cos अल्फा बराबर l, क्योंकि ये x अक्ष पे जब हम द्विक मान होता है वो l होता है। तो यहाँ cos अल्फा लिख दिया। cos अल्फा बराबर हम जानते हैं कि cos अल्फा बराबर क्या होता है? cos अल्फा बराबर हमारे पास होता है आधार बटे कण, आधार बटे कण। cos अल्फा बराबर होता है आधार बटे कण। तो cos अल्फा का मान आधार बटे कण, आधार की जो वैल्यू है वो x है और कण की वैल्यू जो है r है। तो हम यहाँ cos अल्फा की जगह लिख सकते हैं x बटे r, x बटे r लिख लिया। तो cos अल्फा की जगह x बटे r लिख दें तो हम लिख सकते हैं x बटे r बराबर l। यहाँ से इसका पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर r इंटू एल। तो x का मान RL, x का मान आ गया r इंटू एल, ये हो गया। अब दूसरी बात ये है कि यदि हम, ये तो x अक्ष की दिशा में था, ये x अक्ष था और ये y अक्ष था। यदि हम इसी प्रकार यहां मान लेते हैं कि ये y है और ये z है, ये y अक्ष है और ये z अक्ष है। यदि ये y अक्ष मान लिया, ये z अक्ष मान लिया, तो y अक्ष में जब मानेंगे तो फिर हमारा वही काम होगा कि ये कितना होगा, ये यहां से जब जाएंगे तो ये y होगा और ये z होगा, ये y होगा और ये z होगा। यहां से डालेंगे जब लंब तो ये जो कोण बनेगा इस कोण का मान कितना होगा? x अक्ष के लिए जो द्विक होता है वो होता है l और कोण अल्फा होता है। इसके लिए जो हमारा कोण होगा वो बीटा होगा, जो कोण होगा वो बीटा होगा। यहां से यहां तक की जो दूरी होगी y होगी और यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो z होगी। यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? z होगी। अब ये y और ये z आ गया तो यहाँ पे फिर हम लिखेंगे r, और जब r बराबर लिखेंगे तो हम जानते हैं अभी यहाँ लिखा गया है, तो हम लिख सकते हैं cos बीटा बराबर m, क्योंकि y अक्ष पे m होता है। तो cos बीटा बराबर जब हम m लिखेंगे तो बीटा, cos बीटा बराबर आधार बटे कण, आधार का मान y होगा बटे होगा और ये आ जाएगा r, ये r आ जाएगा, बराबर हो जाएगा m। तो y बराबर हम लिख सकते हैं mr, y बराबर लिख सकते हैं mr। इसी प्रकार जब ये z x पे होगा, z और x अक्ष पे होगा तो हम लिख सकते हैं cos गामा बराबर कितना बराबर? cos गामा बराबर कब के लिए? जब ये z और
एक्स अक्ष के धन दिशा में होगा, जब ये z और x अक्ष के धन दिशा में होगा तो cos y बराबर कितना लिख सकते हैं? cos y बराबर हम लिखेंगे, ये cos y बराबर आ जाएगा n, cos y बराबर n होगा, और cos y बराबर लिखेंगे, सॉरी cos y नहीं लिखेंगे, यहाँ cos गामा है, ये cos गामा बराबर जब लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? cos गामा बराबर हम लिखेंगे तो गामा बराबर n तो लिखेंगे, लेकिन यहां से हम जब मान निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा z बटे r बराबर आ जाएगा n, तो z बराबर हमारे पास आ जाएगा nr। ये हमारे पास z का मान nr है और y का मान हमारे पास mr है और x का मान rl है। अब ये तीन समीकरण हमारे पास होगा। यदि ये तीनों रेखाएं, ये तीनों बिंदु हमारे पास इस तरह से हो, ये तीनों बिंदु हमारे पास अब ये अगर ये तीनों बिंदु हमारे पास एक अक्ष पे, जहां ये x अक्ष है, यहाँ पे x, y और z, ये तीनों धन दिशा में हो, ये x, y और ये z वाला हो, ये हमारे पास यदि तीनों एक ही बिंदु पे है, x, y और ये z के लिए हो, ये तीनों यहाँ पे धन दिशा में हो, तो इसके लिए ये O है और ये A हो, तो इसके लिए जो हमारा समीकरण होगा, यहां से यहां तक की दूरी को हम लिखते हैं r से, वेक्टर r से। जहां से यहां तक की दूरी को जब वेक्टर r से लिखते हैं, तो यदि हम r का समीकरण बनाएं तो वेक्टर r बराबर, इसका बराबर वेक्टर r बराबर हम क्या लिखेंगे? वेक्टर r बराबर आपसे कहा गया था कि x अक्ष के लिए x i कैप प्लस y के लिए y j कैप प्लस z के लिए z k कैप लिखते हैं। ये हमारा समीकरण बन गया। यहां से x का मान, y का मान और z का मान डाल देते हैं। जब मान डालेंगे तो हमारे पास आएगा r बराबर, x की जगह क्या लिखेंगे? r इंटू एल। x की जगह क्या लिखेंगे? r इंटू एल, तो ये r इंटू एल आई प्लस y की जगह पे m r j प्लस z की जगह पे लिखेंगे एन आर के कैप हो गया। यहां से क्या करते हैं? r कॉमन ले लेते हैं। r जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? यहां से हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये तो लिख चुके हैं। यहां से पूरे में कॉमन ले लेंगे r, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास ये हो जाएगा। यहां से हम r ना निकालें, यहां से वेक्टर r का मान निकालना है, परिणामी वेक्टर r का मान निकालना है। परिणामी वेक्टर r का मान निकालने के लिए आपको फार्मूला बताया गया था। फार्मूला क्या बताएगा? जब भी इसका परिणामी मान निकालेंगे तो परिणामी मान जो होता है वो होता है रूट में i के गुणांक r स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस j का m स्क्वायर r स्क्वायर प्लस यहाँ k का होता है तो n स्क्वायर r स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। यहाँ से परिणामी वेक्टर r बराबर, यहाँ से r स्क्वायर सब में r स्क्वायर कॉमन लेंगे और r स्क्वायर जब बाहर आएगा तो ये r बनेगा और ये रूट में हो जाएगा l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ये r है और ये परिणामी वेक्टर r है, तो ये r परिणामी वेक्टर r से खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1, क्योंकि ये r है, ये भी r है, परिणामी वेक्टर है, ये भी एक अदिश राशि है, ये भी एक अदिश राशि है, तो ये आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ 1 बचेगा और रूट में आ जाएगा l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों
का वर्ग करने पर, जब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं तो फिर हम पाते क्या हैं कि 1 इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये हमारे बहुत ही काम का चीज है कि 1 इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब यदि किसी स्थिति में आपसे ये कह देता है कि इनके जो कोण है, कोण अभी आपसे लिखा गया था कि एक अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा है। यदि अल्फा बीटा और गामा तीनों आपस में बराबर है तो हम जानते हैं कि हम लिख सकते हैं कि अल्फा, यहां हमारे पास था कॉस स्क्वायर, यहां से मान रख लेते हैं क्योंकि यहां एक बराबर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर था। इसके पहले लिखा गया था कि कॉस अल्फा बराबर एल, कॉस बीटा बराबर एम और कॉस गामा बराबर एन। कॉस अल्फा बराबर एल, कॉस बीटा बराबर एम और कॉस गामा बराबर एन। यहां यदि ये तीनों मान रख दिए जाए, तीनों मान रख लेते हैं तो ये 1 इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। अर्थात यदि ये कहता है आपसे, कि यदि तीनों कोण आपस में बराबर, तीनों कोण आपस में बराबर होने का मतलब अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। यदि ये कहता है कि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा हो तो फिर हम यहां जब मान रखेंगे तो ये 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा होगा। तो यहां लिखेंगे 1 3 कॉस स्क्वायर अल्फा, यहां से पक्षांतर कर देंगे तो ये 1/3 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, या हम इसे लिख सकते हैं कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/√3, 1/√3। यदि इनके सभी कोण आपस में बराबर हो, यदि अल्फा अल्फा अल्फा, वैसा नहीं कि हमने अल्फा 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 लिखा सब अल्फा, हो सकता है सबको बीटा 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 लिख लीजिए या सबको गामा 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 लिख लीजिए। तो कॉस अल्फा यानी एकांक मात्रक होंगे, एकांक जब इकाई होगी तो कॉस अल्फा बीटा गामा का ये मान होगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट समझ आया। ये एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 10.1 चैप्टर का एक्सरसाइज है 10.1। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का जो एक्सरसाइज है वो 10.1 प्रश्नावली 10.1। सवाल नंबर 1 कह रहा है आपसे, सवाल नंबर 1 पहला कह रहा उत्तर से पूर्व में उत्तर से 30 पूर्व में, पहले बना लेते हैं ये क्या होता है, उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है और उत्तर लिखा हुआ उत्तर से पूर्व में, ये पूर्व होता है और ये पश्चिम होता है। ये उत्तर हो गया, दक्षिण पूर्व पश्चिम ये हो गया। कह रहा आपसे उत्तर से 30 अंश पूर्व में, ये उत्तर है, ये उत्तर है, उत्तर से 30 अंश पूर्व में। 30 अंश का मतलब यहां से ये ऐसे जा रहा है, यहां का जो कोण है ये है 30 अंश। उत्तर से 30 अंश पूर्व में, उत्तर से पूर्व 30 अंश जा रहा है तो यहां से जा रहा है, मान लेते हैं कि 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर बराबर, यहां से बना लीजिएगा, और ये 40 किलोमीटर जा रहा है। तो ओ से ए की जो दूरी हो गई ये हो गई 40 किलोमीटर। ये 1 2 3 4, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर मान लीजिएगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर। ये हल करिएगा, ये पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित मापों में अदिश एवं सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। अदिश एवं सदिश के रूप में पहला लिखा है, दूसरे का पहला,
ये लिखा हुआ है 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम। अब आप ये बताइए कि ये 10 किलोग्राम क्या है। 10 किलोग्राम का मतलब कुछ भी हो सकता है और किस दिशा में जा रहा है नहीं पता। तो 10 किलोग्राम जो होगा वो अदिश है। 10 किलोग्राम क्या है, अदिश है। दूसरा लिखा हुआ है 2 मीटर उत्तर पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है 2 मीटर, 2 मीटर उत्तर पश्चिम। अब ये हमें बता रहा है कि 2 किलोमीटर हम एक दिशा में जा रहे हैं, और किस दिशा में जा रहे हैं, उत्तर पश्चिम दिशा में। उत्तर पश्चिम दिशा में मतलब हम इस दिशा में जा रहे हैं कहीं, तो उत्तर पश्चिम दिशा में जा रहे हैं। तो ये जो होगी हमारी कौन सी राशि होगी, सदिश होगी, क्योंकि हमें दिशा भी बता रहा है। तीसरा हमारा लिखा हुआ है कह रहा है 40 अंश। इसी का तीसरा लिखा हुआ है 40 अंश। अब 40 अंश का मतलब हम दाहिने बनाएंगे, बाएं बनाएंगे, ऊपर बनाएंगे, नीचे बनाएंगे, ये कोई कंफर्म नहीं है। तो जो 40 अंश है वो हमारा होगा अदिश राशि, ये हमारा अदिश हो गया। फिर कह रहा है 40 वाट। क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा है, ये कह रहा है 40 वाट। वाट मात्रक है शक्ति का, तो 40 वाट कहाँ पर लग रहा है ये तो पता नहीं है। 40 वाट है क्या, ये तो मात्रक है वाट। तो 40 वाट ऊपर लगेगा नीचे लगेगा कुछ नहीं पता चला, इसलिए 40 वाट भी हमारा जो होगा राशि होगी वो कौन सी राशि हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 10 पे पावर माइनस 19, 10 पे पावर माइनस 19 कूलाम। 10 पे पावर माइनस 19 कूलाम का मतलब ये हो गया कि कूलाम जो होता है वो किसका मात्रक होता है। 10 पे पावर माइनस 19 है, कूलाम है, ये इलेक्ट्रॉन ई का मान होता है, ई पे आवेश होता है, इतने का आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो 10 पे पावर माइनस 19 कहाँ लगेगा ये नहीं पता है, इसलिए ये भी कौन सी राशि है, अदिश राशि है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है और वो आता है छठा। ये छठा कह रहा है आपसे कि 20 मीटर प्रति सेकेंड, 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब ये सदिश है कि अदिश है, ये मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये मात्रक होता है त्वरण का। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर मात्रक किसका होता है, त्वरण का। और त्वरण की परिभाषा होती है कि जब कोई वस्तु के वेग में निरंतर कमी या वृद्धि होती है, तो जब वस्तु ऊपर की तरफ जाती है तो निरंतर कमी होती है, और जब वस्तु नीचे की तरफ आती है तो वस्तु में निरंतर वृद्धि होती है। इसलिए ये जो हमारा होगा ये आ जाएगा सदिश राशि। ये हमारा कौन सी राशि का होगा, सदिश राशि का। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में पहला कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर समय कालांश, समय कालांश, ये लिखा है समय कालांश, समय कालांश। समय कालांश का मतलब क्या है, समय का कला, यानी समय घूम रहा है, समय है तो समय तो परिमाण है, दिशा तो है नहीं, इसलिए ये कौन सी राशि होगी, जो समय कालांश की राशि होगी इसको हम कहेंगे अदिश राशि, इसे हम कहेंगे अदिश राशि। दूसरा हमारा लिखा हुआ दूरी, दूरी, दूरी हमारी कौन सी राशि होगी, ये भी हमारी अदिश राशि है, क्योंकि दूरी हम किधर जाएंगे ये तो पता नहीं, जैसे मन करे वैसे चल सकते हैं। इसके बाद आता है बल, इसके बाद आता है बल, पहला दूसरा तीसरा आ रहा है बल। बल कौन सी राशि, सदिश है कि रथ। बल बराबर होता है, बल बराबर, बल को एफ से लिखते हैं, बल बराबर होता है, बल बराबर बल एफ इंटू डी। बल बराबर क्या होता है, बल को एफ, एफ बराबर क्या होता है एम इंटू ए। तो बल को हम किससे लिखते हैं, एफ से। बल बराबर एम इंटू ए, एम इंटू ए का मतलब होता है जब किसी वस्तु को बल लगा के उसकी दिशा में प्रवाहित करते हैं या किसी तरह में मान करते हैं तो उसमें एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है, और जब त्वरण उत्पन्न हो जाता है तो बल एक निश्चित दिशा में ही लगती है, बल एक निश्चित दिशा में ही लगती है। जैसे किसी बल, ऐसे मान लीजिए मैं इसको पुश कर रहा हूँ, मैं इसको पुश करने का मतलब बल लगा रहा हूँ, अब इस व्हाइट बोर्ड पे ही तो बल लग रहा है, इस व्हाइट बोर्ड पे ही तो बल लगा है, तो व्हाइट बोर्ड पे बल लगाने की दिशा निश्चित है ना, तो जो बल होगी ये कौन सी राशि होगी, ये सदिश होगी, क्योंकि बल हम एक निश्चित दिशा में ही लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बेग। बेग क्या होता है, बेग बराबर होता है
विस्थापन बटे समयांतराल, विस्थापन एक सदिश राशि है और समय एक सदिश राशि है, तो वेग जो होगा ये भी होगा सदिश राशि, ये भी सदिश हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा कार्य, इसके बाद हमारा आता है 5वां नंबर जो है वो हमारा आता है कार्य। ये कार्य कौन सी राशि है, कार्य कौन सी राशि है, कार्य भी जो हमारा है वो अदिश राशि है, क्योंकि कार्य हम किसी भी दिशा में करते हैं, कैसे भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको एक चित्र बना के लिखा हुआ है, ऐसे बना के दिया हुआ है। ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है और ये इसका है। ये वेक्टर ए दिखाई दे रहा है, ये वेक्टर बी दिखाई दे रहा है, ये वेक्टर सी दिखाई दे रहा है और ये वेक्टर डी दिखाई दे रहा है। कह रहा है, पहला लिखा है नंबर 1, कह रहा है आपसे सह आदिम, सह आदिम। सह आदिम किसे कहते हैं? सह आदिम आपको यह बताया गया था कि जहां से सह आदिम का मतलब ये था कि यहां मान लीजिए हमारे पास बिंदु O था, यहां से 2 या 2 से अधिक वेक्टर निकलते हैं, 2 या 2 से अधिक वेक्टर निकलते हैं, मतलब वेक्टर A और ये वेक्टर B और ये वेक्टर C, मतलब एक ही बिंदु जहां से 2 या 2 से अधिक वेक्टर निकलते हैं, तो इस प्रकार के वेक्टर को हम सह आदिम कहते हैं। तो हमारा ये पॉइंट यहां दिखाई दे रहा है, एक वेक्टर A निकल रहा है और एक वेक्टर D निकल रहा है, बिंदु एक ही है, यहां से एक वेक्टर ये निकल रहा है, एक वेक्टर निकल रहा है, तो सह आदिम में जो वेक्टर होगा वो वेक्टर A और D होगा, वेक्टर A और वेक्टर D होगा। दूसरा आपसे कह रहा है कि समान वेक्टर, समान, दूसरा कह रहा है समान, तो समान कौन कौन से होंगे? समान का मतलब क्या क्या है हमारे पास? समान में कौन कौन से होंगे? समान जो वेक्टर है वो एक ये वेक्टर सीधे आ रहा है इस दिशा में और एक वेक्टर ये आ रहा है सीधे इस दिशा में, यही दो वेक्टर तो समान है। तो वेक्टर डी और वेक्टर बी जो होंगे वो समान वेक्टर होंगे। तीसरा हमारा कह रहा है संरेख परंतु असमान, तीसरा कह रहा है संरेख परंतु असमान, संरेख परंतु असमान। तो संरेख का मतलब एक सीधी रेखा में, संरेख का मतलब क्या है? एक सीधी रेखा में, और असमान, तो संरेख और असमान का मतलब ये और ये, क्योंकि वेक्टर ये इस दिशा में ऐसे जा रहा है और वेक्टर सी इस दिशा में ऐसे जा रहा है, तो ये आ गया संरेख परंतु असमान वेक्टर ए और वेक्टर सी। ये 3 क्वेश्चन थे, ये भी होगा। फिर क्या